मिस्टर प्रभाकर, ओएनजीसी इन्होंने खरीदे हैं 2000 शेयर्स, ऑलमोस्ट 205 इनकी एवरेज प्राइस है। पिछले 3 महीने से ये इनको चिंता है कि इनकी खरीद से काफी नीचे जा चुका है और फिलहाल 185 का स्तर देखने को मिल रहा है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो क्या करना चाहिए? कोई टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इनके लिए? See, ONGC is facing a unique problem where the crude prices have now come down and it is hovering around $50-55, and we don't expect crude to move up in a hurry. But the best part is, the subsidy sharing is slowly going away, and that is the good part about it. And at $50-55, the company will be a decent thing. But at lower levels, if it comes to 160-150, you have to buy. And again it will go to 200. It is in a trading range and you have to make money in the trading range itself. That is the best part in the stock for now, because there cannot be any major momentum. But said that, geopolitical tensions now always is there very high when Republicans rule US, so that is likely to give some push for this stock. So whenever crude moves higher, you will get a price target of 240 to 250. That is where whatever you average on the lower side, you can exit that also on a higher side. तो होल्ड करके रखिए, शायद 200 तक के लेवल से स्टॉक में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में आज कमज़ोरी भी है। खबर आ रही है कि 2018 में जो गैस आउटपुट है वो 5 साल के निचले स्तर पर जा सकता है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ओएनजीसी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी इस वक्त देखने को मिली है। तो अभी फ़िलहाल होल्ड करने की राय होगी, आपको 200 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ नवी मुंबई से जुड़े हैं प्रदीप, नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास एसबीआई है 285 का, 215 है 285 का। 1 साल हो गया मेरे पास, क्या करूं मैडम अभी? और कब तक के लिए आप बने रह सकते हैं स्टॉक में? कभी एकदम लाइफ लॉन्ग के लिए भी रख सकता हूँ मैडम। लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं आप इसको? हाँ। ओके। प्रभाकर जी, इनके पास एसबीआई के शेयर्स हैं, 285 के लेवल्स पर इनकी खरीद है और 290 के आसपास इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। नतीजे भी आने वाले हैं इन बैंकों के, और बात की जा रही है कि एसबीआई के भी नतीजे अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से बताइए कितना अपमूव इस लेवल से देखने को मिल सकता है? State Bank has become a very large bank. They have a new ad which says that we are there everywhere. So it is a mega mammoth bank with 26,000 branches, and with the merger there will be some disturbance in a short term, but in a long term that is going to be very accretive. So somebody who is holding for a long term should hold on to State Bank of India. It is very difficult to create a franchisee of this size. So this stock can be 2-3 times in the next 3-4 years. So just hold on to the stock, everything will be well. But next 6 months to 1 year, don't expect a major performance from State Bank of India. ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह 291 का स्तर आज देखने को मिल रहा है। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए कुलदीप जुड़े हैं पालनपुर से। कुलदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे 2 सवाल हैं। एक है टीबीजेड पर, आई हैव 200 शेयर्स एट 82 रुपीज। ठीक है। एंड आई आल्सो हैव जीएसएफसी 700 शेयर्स एट 111 रुपीज। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? पीएफएससी। जीएसएफसी। ठीक है, और किस लेवल पे खरीदा है? 111। भाव बताएंगे एक बार? मैम 111 रुपए। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स में कितना नजरिया है आपका? मैम लॉन्ग टर्म नजरिया रहेगा। और एक चीज और जानना चाहूंगा, आई हैव 50,000 ऑफ फंड्स जो कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी अगर बता सके तो बताइएगा। ठीक है, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा? यस मैम। ठीक है। टीबीजेड आज के सेशन में 2% ऊपर है, इनकी खरीद 73 के लेवल्स की है। इनफैक्ट अभी फिलहाल जो सोने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 30,000 तक भी कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सोना जा सकता है। मिस्टर प्रभाकर, अभी टीबीजेड और बाकी ज्वेलरी स्पेस में आपको स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? जो नया निवेश की उन्होंने बात की, ये जो 50,000 की रकम है, कहाँ पर निवेश करनी चाहिए इन्हें? See, jewelry is a very low margin business, and the expectation from the investor is that jewelry, they make huge money. That is not the case. They hardly make 2-3% margins. That is a low margin business. But after demonetization and once GST is introduced, there will be a shift from unorganized to organized sector.
That is where stock like TBZ or Titan can benefit. Now I think hold on to the stock with the stop loss of 76, and from here the recovery can be gradual and slow. The other stock you were asking is about GSFC. Fertilizer stock is likely to outperform the market. There is some correction after making an all-time high, but we are very positive on the stock. I think 200 rupees is possible in the next 12 to 18 months in the stock. ओके, तो TBZ में होल्ड करने की राय होगी और GSFC में भी होल्ड करने की राय, 76 के स्टॉप लॉस के साथ TBZ में होल्ड करने की राय यहाँ पर प्रभाकर जी दे रहे हैं। उड़ीसा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, सुशांत। सुशांत हाय, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? सुशांत, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, उनका मैसेज हमारे पास आ चुका है। इनके पास BPL के 2000 शेयर्स हैं, 88 की इनकी खरीद है और 82 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हल्का नुकसान देखने को मिल रहा है। आज वैसे स्टॉक में करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है, लेकिन इन्हें यहाँ पर नुकसान हो रहा है। प्रभाकर जी, क्या राय होगी स्टॉक में आपकी? This is very difficult stock. Now all consumer stocks are moving up and BPL is also moving up. Hold with a stop loss of 78. That is what I can see here. Nothing more than that. Stop loss is the only savior for you. तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए? फिलहाल 82 पर यह स्टॉक है। हाँ, 78 will be the stop loss. ठीक है, तो होल्ड ऑन करना है BPL में। 78 को बतौर स्टॉप लॉस रख सकते हैं ताकि फर्दर नुकसान आपको ना हो। एक सवाल अब हमें फेसबुक के जरिए मिल रहे हैं। सवाल एक है मुकेश गुप्ता का सिंटेक्स पर। मिस्टर प्रभाकर के पास 100 शेयर हैं जो कि 110 पर लिए हुए हैं। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है आपको इन लेवल्स पे? See, Syntex will enter into a demerger where plastic division will be separated and textile will be separated, and plastic division has been trading around 18 to 20 times. If that is the valuation, the stock can double in next 24 months. So I feel Syntex is a hold. No, but you have to go through the pain of demerger where you will get textile and plastic as a different division, and plastic has been doing very good, and their margins in plastic and the top line has been one of the best in the industry. So if they value equal to Nilkamal or Phenolics pipe, then this stock can easily double. ओके, अगले कॉलर हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं, योगेश। योगेश, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम, वेदांता का है मेरे पास 150 शेयर पे। 150 शेयर्स हैं आपके पास? नहीं, 200 शेयर 150। ओके, 150 के लेवल पर आपने लिया है। कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं? मैम, लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और मर्जर की खबरों के बाद हमने देखा कि अच्छी रैली भी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। 27 प्रॉफिट बुकिंग आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 4% की कमजोरी है स्टॉक में, लेकिन इनको यहाँ पर पहले भी अच्छा खासा मुनाफा इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए प्रभाकर जी से पूछ लेते हैं, वेदांता क्या राय होगी इसमें आपकी? No, he has bought at a very attractive level. No, and in metal stock, when you get more than 80% profit, it is time to take your profit out. So I will advise them to book profit because metal is a volatile sector and they have a cycle, and you have to play the cycle perfectly. Otherwise, it will be very difficult. Book your profit, and there will be opportunity after the merger process. You will get an entry again. So I think you will get a better entry point. Take your profit now. ऑलराइट, तो अपने प्रॉफिट्स को आप बुक कर लें। 150 पर आपने खरीदा था, 250 ये स्टॉक पहुंच चुका है। अभी पैसे को आप निकाल लें। फेसबुक पर एक और सवाल है दीपक करोड़ा का। ये LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेकर जानना चाह रहे हैं। इनके पास 590 के लेवल्स पर 100 शेयर्स हैं। मिस्टर प्रभाकर, क्या करना चाहिए? इनको भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। This stock, even today, it has made an all-time high. I like something which makes an all-time high, and low-cost housing is the mantra of the government also. So I think LIC Housing is a mega housing finance company. So hold on to LIC Housing Finance. We have a hold rating on that company. So it is our coverage stock. We like the stock,
and technically the stock looks very good. Even 750 on a higher side is possible for a medium to long term investor. ओके तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। बने रहिए, यहाँ से आपको और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगले कॉलर हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं राजेंद्र पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैडम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम उदयपुर। मैंने 28,000 शेयर नालको के ले रखे हैं 78 रुपीज रेट पर। ओके तो उसका क्या पर्सपेक्टिव है, मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ? 78 की आपकी खरीदा, आप लॉन्ग टर्म इसे होल्ड कर सकते हैं? जी मैडम। ओके प्रभाकर जी, इनके पास नालको के शेयर्स हैं, 28,000 शेयर्स इन्होंने लिए हैं, 78 के लेवल पर इनकी खरीद है। हल्का नुकसान यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है और आज भी ये स्टॉक करीब 2% की कमजोरी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी स्टॉक में आपकी? Metal stock is showing some weakness, so I will advise him to now metal stocks are showing weakness now, and I think it is time to be away from metal stock for at least short term to medium term. It is a cyclic business now, where now if we don't get it right, it is going to be very difficult. Now I think profit booking has started to emerge in metals across the globe, so time to take your profit in metal stock and wait for a good correction to re-enter it again. ऑलराइट, तो अभी यहाँ से एग्जिट कर लें और दोबारा एंट्री करने की सोच सकते हैं। सवाल फेसबुक पर है सैम लखानी का, हिंदुस्तान जिंक को लेकर ये जानना चाह रहे हैं। इनके पास 350 शेयर्स हैं 300 रुपये के भाव पे। इनकी खरीद से तो नीचे, लेकिन ओवरऑल मेटल पैक में काफ़ी बज पिछले कुछ सेशंस में देखने को मिला है। अभी स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्या करना चाहिए इसमें हिंदुस्तान जिंक? आपकी राय क्या होगी मिस्टर वाकर? The Hindustan Zinc has taken the dividend, so now at these levels after ex-dividend everything, now there is no major downside risk, but still I feel metal as a pack has been the outperformer of 2016, but this year there can be some profit booking, so I am not too comfortable on the metal pack. जी, तो हिंदुस्तान जिंक मेटल पैक को लेकर बुलिश है एक्सपर्ट और इसमें बने रहने की सलाह। फिलहाल 282 का स्तर देखने को मिल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर है, एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। रिलायंस जियो के खिलाफ अब सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COI ने भी शिकायत कर दी है और ये शिकायत PMO की है। हमारे साथ असीम मौजूद भी है इस खबर की पूरी अपडेट लेकर। असीम, काफी बड़ा झटका ये जियो के लिए हो सकता है, क्योंकि लगातार सभी टेलीकॉम कंपनीज की भी ये राय थी और इससे पहले भी जो ऑफर आया और उसको विड्रॉ किया गया। अब जियो के खिलाफ नियमों को तोड़ने का हवाला दिया है COI ने। एग्जैक्टली क्या लैंग्वेज है COI की और अब आगे क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, जो COI है उसने एक बार फिर से रिलायंस जियो के टैरिफ्स के ऊपर जो है सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी और कहा है कि जो जियो जो टैरिफ्स दे रहा है उससे उनको काफी नुकसान जो है वो हो रहा है। ये प्रेडेटरी प्राइसिंग है और PMO को इसमें इंटरवीन जो है वो करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि रेगुलेटर जो है इसमें इंटरवीन जो है वो नहीं कर रहा और सरकार को इससे करीबन 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें उन्होंने COI ने जो है प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी चिट्ठी में जो है वो लिखी है और कहा है कि आप इसमें तुरंत जो है वो एक्शन लीजिए। यानी अभी PMO की तरफ से कोई रिप्लाई आना बाकी है। शुक्रिया असीम बताने के लिए तमाम अपडेट। तो केंद्र को करीब 3,000 करोड़ का सालाना नुकसान होगा टेलीकॉम कंपनियों को, और नियमों का उल्लंघन करना और बाकी टेलीकॉम कंपनियों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। इसके चलते COI ने PMO में अब अपनी शिकायत दर्ज की है।